हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी का थ्योरी कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है भूकंप। भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसका असर क्या होता है, इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी हम लोग डिटेल से इस आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जिनको अपना ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग करना है वो इस वीडियो को देख सके और एग्जाम में यहाँ से बेनिफिट उठा सके। चलिए, आज का जो पहला टॉपिक है वो है भूकंप। अब भूकंप आता कैसे है और कहते किसको है, तो ध्यान रखिएगा भूकंप किसे कहा जाता है। तो भूकंप पृथ्वी के चट्टानों के माध्यम से जो सिस्मिक वेव आती है, जिसके कारण जमीन अचानक हिलने डुलने लगता है, उसे भूकंप कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जमीन क्यों हिलता है, ये सिस्मिक वेव्स के कारण, भूकंपीय तरंगों के कारण जमीन हिलने डुलने लगता है, तो उसे भूकंप कहा जाता है। और कोई जगह पर आगे पीछे ऊपर नीचे की ओर से गति करता है, जिससे धरती भी कंपन करती है, तो उसे भी भूकंप कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर पृथ्वी का कोई हिस्सा आगे पीछे ऊपर नीचे या फिर अचानक से हिलने लगता है, तो उसे भूकंप कहा जाता है। अच्छा, भूकंप इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, तो भूकंप की स्टडी को जो वैज्ञानिक लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भूकंप की स्टडी को सिस्मोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ सिस्मोलॉजी ये जॉन मिशेल को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जॉन मिशेल ये फादर ऑफ सिस्मोलॉजी इनको कहा जाता है। चलिए देखिए, एक भूकंपीय तरंग किसी झटके जैसे भूकंप या विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखिएगा, सिस्मिक वेव ये कैसे उत्पन्न होती है, कोई किसी एक झटके जैसे कोई विस्फोट हो गया, कोई तरंग आ गया, उससे उत्पन्न होती है। जबकि एक जो साउंड वेव होती है वो एक यांत्रिक तरंग होती है। यांत्रिक तरंग मतलब जिसको ट्रेवल करने के लिए कणों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, जो यांत्रिक तरंग होते हैं, जो माध्यम के कणों से आगे पीछे कंपन से बनती है। तो ध्यान रखिएगा, सिस्मिक वेव इन्हें कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि जो साउंड वेव होती है उन्हें माध्यम की जरूरत पड़ती है। अब भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है, जो तीव्रता है, उसको नापने के लिए रिएक्टर स्केल का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कौन सी स्पीड से आई है भूकंप, उसको नापने के लिए रिएक्टर स्केल का यूज किया जाता है। और जो भूकंप की जो एम्पलीट्यूड है उसको मापता है। अब भूकंप की तीव्रता को ऊर्जा की मात्रा को दर्शाती है, जिसे सिस्मोग्राफ से अनुमानित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भूकंप की ऊर्जा को जिससे मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अच्छा, भूकंप कोई सेंटर से उत्पन्न नहीं, मान लीजिए कि ये कोई सेंटर है, अगर यहाँ से भूकंप हुई तो इसके आसपास वाले एरिया में भी फैलेगी। तो ये जो सेंटर से उत्पन्न हुई, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे फोकस कहा जाता है। फोकस या हाइपो सेंटर कहा जाता है, यानी भूकंप जहाँ से होती है उसे फोकस या हाइपो सेंटर कहा जाता है। भूकंप आता कैसे, जैसे हमारा जो महाद्वीप है ये प्लेटों पे स्थित है, मतलब एक बेस बना हुआ है जमीन के अंदर और उस पे स्थित है, जो आपस में टकराने की वजह से भूकंप आता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ये समझिए कि मान लीजिए यहाँ भूकंप आया, तो ये जो सेंटर है उसे क्या कहते हैं, उसे हाइपो सेंटर या फोकस कहा जाता है। ऊर्जा की तरंगें विभिन्न दिशाओं में पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा यहाँ से निकलती है तो पृथ्वी के विभिन्न सतह पर पहुंचती है, और इसके निकट वाले जो क्षेत्र होते हैं, निकटवर्ती सतह, उसे एपी सेंटर कहते हैं। तो ध्यान रखिए, जो इसके देखिए ये मेन जो फोकस वाला बिंदु हो गया, इसको हाइपो सेंटर या फोकस कहते हैं, और इसके आसपास वाले एरिया को एपी सेंटर कहा जाता है। और एपी सेंटर वह बिंदु होता है जो भूकंपीय तरंग में सबसे पहले अनुभव की जाती है, और ये फोकस के ठीक ऊपर होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि फोकस के ठीक ऊपर यहाँ आसपास वाला जो होगा उसे एपी सेंटर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो इंफ्रासोनिक वेव है ये भूकंप की तरंगों के दौरान ही उत्पन्न होती है। जो इंफ्रासोनिक वेव होती है ये भूकंप के दौरान ही उत्पन्न होती है। और यदि भूकंप की तीव्रता जो मैग्नीट्यूड है वो 5 से अधिक होती है, 5 से अधिक होती है तो वस्तुएं गिरने लगती है। अगर भूकंप 5 से कम में होता है तो वस्तुएं नहीं गिरेगी, लेकिन 5 से अधिक होगा तो ये 10x, अगर 6 हो गया तो समझ लीजिए ये 10x का पावर इसका बढ़ जाता है। 6x 7x में तो भूकंप पूरा विनाशकारी हो जाता है। देखिए, 6.0 या उससे अधिक तीव्रता को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। 7 या उससे अधिक को तो एक प्रमुख भूकंप कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मेजर अर्थक्वेक कहते हैं, अगर 7 से अधिक आ गया तो वहां पे पूरा एरिया तबाह हो जाता है, बहुत स्पीड होता है, क्योंकि 6 से लेके 7 के बीच में 10x का
यहाँ लिख देते, 6 से लेके 7 तक में ये 10x का स्पीड बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा। और मार्कली स्केल ये भूकंपीय स्केल होती है जो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग की जाती है। तो एक और स्केल होता है मार्कली स्केल, इससे भी भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। और सिस्मिक गैप ये उस फॉल्ट का भाग होता है जो पहले भूकंप आ चुके हैं लेकिन अब वह शांत क्षेत्र है। तो ध्यान रखिएगा, सिस्मिक गैप कौन से दरार को कहते हैं जहां पहले भूकंप आ चुका है लेकिन अब वह क्षेत्र शांत हो चुका है, मतलब अब वहां भूकंप नहीं आता है। अब भूकंप के तरंगों के प्रकार के बाद पढ़ लेते हैं कि भूकंप की तरंगे कितनी प्रकार की होती है। तो जो सिस्मिक वेव है ये 3 प्रकार की होती है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पी वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्यान रखिएगा, पी वेव इसे प्राइमरी वेव कहते हैं और ये ठोस या तरल दोनों में माध्यम में यात्रा कर सकती है। तो ध्यान रखिए, जो प्राइमरी वेव होती है वो ठोस या तरल दोनों में इसको ट्रैवल कर सकती है, जबकि जो सेकेंडरी वेव्स होती है एस वेव ये ट्रांसवेव होती है और ये केवल ठोस मा- माध्यमों में यात्रा कर सकती है। तो दोनों में अंदर ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइमरी वेव ये क्या होता है, ये ठोस और तरल, यानी अगर नदी है बगल में तालाब है तो उसमें भी आप भूकंप के झटके महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सेकेंडरी वेव वाली भूकंप होगी ये केवल ठोस में ट्रैवल कर सकती है। और जो एल वेव होती है ये सतही तरंगे यानी सरफेस वेव इसको कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो तरंग होती है वो सिर्फ सतह पर महसूस की जाती है। तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा, एक पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। और दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, ये दोनों एग्जाम में पूछे जाता है कि पी तरंगे और एस तरंगे में अंतर क्या है। तो देखिए, पी तरंग की ये सबसे तेज भूकंपीय तरंगे होती है। तो सबसे खतरनाक कौन सा होता है, पी तरंगे, इसको प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है और ये भूकंप के बाद किसी स्थान पर पहुंचने वाली पहली तरंग होती है, इसीलिए इसे प्राइमरी वेव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, और ये किसमें तो ये ठोस और लिक्विड दोनों में ट्रैवल कर सकती है, जैसे पानी या पृथ्वी के तरल परतों पे से भी ये गुजर सकती है। ध्यान रखिएगा, और ये पृथ्वी के भीतर से गुजरने वाले संकुचन और प्रसार के माध्यम से यात्रा करती है। और वहीं सेकेंडरी वेव ये थोड़ी सी पी प्राइमरी तरंगों की तुलना में थोड़ी सी धीमी होती है, इससे इसे सेकेंडरी वेव्स कहते हैं और ये केवल ठोस में यात्रा कर सकती है। इसलिए जो पृथ्वी की तरल सतह है, जो नदी है, तालाब है, समुद्र है, वहां पे ये ट्रैवल नहीं कर सकती, जबकि पी तरंगे ये यहाँ पे ट्रैवल कर सकती है। सिस्मिक शैडो जोन ये पृथ्वी की सतह का वह क्षेत्र है जहां सिस्मोग्राफ तरंगे से गुजरने के बाद भूकंप दर्ज नहीं कर पाते। तो ध्यान रखिएगा, इस सिस्मिक शैडो जोन उसे कहते हैं जहाँ पे सिस्मोग्राफ तरंगों के गुजरने के बाद भी भूकंप को दर्ज नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है होमोसेस्मल लाइन, ये पृथ्वी की सतह पर वे रेखाएं होती है और उन बिंदुओं को जोड़ती है जहां पर भूकंप से उत्पन्न भूकंपीय तरंगे एक ही समय पर पहुंचती है। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर भूकंप से उत्पन्न जो भूकंपीय तरंगे है वहां पर एक ही समय पर पहुंचती है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ज्वालामुखी किसको कहते हैं, देखिए ये उन सभी घटनाओं में शामिल है जो पृथ्वी के भीतरी भाग को गर्म पदार्थ के बाहर निकलने और सतह की ओर गति से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी किसको कहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर पृथ्वी का जो कोर है हम लोग जानते हैं गर्म है, तो वही पृथ्वी का जो कोर अंदर के भाग है वो गर्म पदार्थों को बाहर निकालने और सतह की ओर गति कराने से रिलेटेड है। और जब मैग्मा या पिघली हुई चट्टानें सतह के बाहर आती है तो उसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब ये जो मैग्मा होती है ये अगर ज्वालामुखी के अंदर है तो उसे मैग्मा कहा जाता है, लेकिन ये जब ज्वालामुखी फट जाता है और ये बाहर आता है मैग्मा तब इसको लावा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, और जहां पर भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है उसे फोकस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी बताएं कि भूकंपीय तरंगे जहां उत्पन्न होती है उसे फोकस कहा जाता है और एपिसेंटर उसके आसपास वाले एरिया को कहते हैं। फिर विस्फोट के समय मैग्मा भाप, चट्टाने के टुकड़े और धूल और गैसीय पदार्थ जमीन के नीचे तीव्र बहुत दबाव से एक पाइप जैसी सुरंग से बाहर निकलते हैं। ध्यान रखिएगा कि विस्फोट में क्या क्या निकलता है, तो विस्फोट में मैग्मा निकलता है जो बाहर आके लावा कहा जाता है, फिर चट्टान के टुकड़े होते हैं पिघले हुए, धूल, फिर धूल कण, गैसीय पदार्थ ये सब शामिल होते हैं, वो सब बाहर निकलते हैं और ये एक पाइप जैसी सुरंग से बाहर निकलते हैं।
पृथ्वी की सतह पर इस पाइप के खुलने वाले हिस्से को वेंट कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जहां से ये निकला है इस एरिया को वेंट कहते हैं, जो एक क्रेटर बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक इसे क्रेटर भी कहते हैं। इसे वेंट या क्रेटर कहा जाता है, जहां से ये सारी चीजें बाहर निकलती है। तो ज्वालामुखी के प्रकार देख लेते हैं। देखिए, ज्वालामुखी को उनके विस्फोट की प्रकृति और सतह पर बनी बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया गया। सबसे पहला आता है शील्ड ज्वालामुखी। शील्ड ज्वालामुखी ये क्या होता है? ये बहुत ही धीमी और समतल इसकी ढलान होती है। तो जिसकी जो ढलान होती है वो धीमी और समतल होती है, लेकिन ये ज्वालामुखियों में पृथ्वी में सबसे बड़े ज्वालामुखी में इसे शामिल किया जाता है। यानी जो शील्ड ज्वालामुखी होगी वो बड़ी ज्वालामुखी होती है और मुख्य रूप से ये बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ज्वालामुखी है मुख्य रूप से बेसाल्ट से बनी होती है। और यदि इसमें पानी चला जाए तो ये विस्फोटक बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसमें पानी चला जाता है विस्फोटक हो जाती है, अन्यथा ये कम ही विस्फोट करती है। ध्यान रखिएगा। ऊपर की ओर उठते हुए लावा वेंट को एक फव्वारे जैसी धार में निकालता है और धीरे धीरे सिंडर कोन में बदल जाता है। जब ये विस्फोट करती है तो जो लावा है वो एक फव्वारे की धार में निकलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक फव्वारे की धार में निकलते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे ठंडा हो जाते हैं और सिंडर कोन में बदल जाते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हवाईयन शील्ड ज्वालामुखी इसका एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट आता है समग्र ज्वालामुखी। समग्र ज्वालामुखी इसे कंपोसाइट वॉल्केनो भी कहते हैं, वॉल्केन्स भी कहते हैं, जो बेसाल्ट की तुलना में ठंडे और अधिक चिपचिपे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो बेसाल्ट की तुलना में ये थोड़े से ठंडे होते हैं, लेकिन इसमें जो चिपचिपापन होता है वो ज्यादा होता है और ये कई बार विस्फोट करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो शील्ड ज्वालामुखी होता है वो थोड़ा कम विस्फोट करते हैं जब तक उनमें पानी ना जाए, और ये थोड़ी इसकी जो ढलान होती है शील्ड ज्वालामुखी की, ये धीमी और समतल होती है। लेकिन जो समग्र ज्वालामुखी है उसका जो विस्फोट बार बार होते हैं और इसमें राख निकलता है। ध्यान रखिएगा, इसमें राख और ऐश की बड़ी मात्रा लावे के साथ नीचे गिरती है और ये सामग्री वेंट के पास जमा होती है जिसकी परत बनती है। ध्यान रखिएगा, अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो मायोन ज्वालामुखी ये फिलीपींस में है। आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, भी हाल ही में इसका विस्फोट हुआ है। मायोन ज्वालामुखी माउंट फूजी जापान, यहाँ पे हमेशा विस्फोट होता रहता है। तो ध्यान रखिएगा, माउंट फूजी। फिर नेक्स्ट है माउंट रेनियर, ये वॉशिंगटन अमेरिका में है। ध्यान रखिएगा। अब प्रमुख ज्वालामुखियां श्रृंखला प्रशांत क्षेत्र है जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जो प्रशांत महासागर है उसमें रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है। देखिए, रिंग ऑफ फायर क्या है? देखिए, ये जो प्रशांत महासागर है इसे एक गोल तरह से ये लाइन बना रहा है। और जापान हो गया, इंडोनेशिया कुछ क्षेत्र हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का ये वाला पार्ट, यहाँ पे रिंग ऑफ फायर बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि हम लोग का जो महाद्वीप है वो प्लेटों पे रखिए। कौन कौन से प्लेट पे रखिए? तो पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, कोकस प्लेट, नास्का प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये सारी प्लेटें मिलकर यहाँ पे टकराती है जिसकी वजह से यहाँ पर भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी इस सब उत्पन्न होता है। इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर वाला जोन कहा जाता है। यहाँ पे जितने भी कंट्री है वहां पे आपको अमूमन सुनने को मिलेगा कि विस्फोट हो गया ज्वालामुखी में, भूकंप आ गया है, सुनामी आ गया, और इसी में जापान हो गया, फिलीपींस के कुछ क्षेत्र हो गए, साउथ अमेरिका के कुछ क्षेत्र हो गए, नॉर्थ अमेरिका के कुछ क्षेत्र हो गए, सब आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रिंग ऑफ फायर या सर्कम पैसिफिक बेल्ट प्रशांत महासागर का क्षेत्र है जहां सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी और बार बार भूकंप आते हैं। और ये दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट के साथ बनता है, जो अलास्का के यूरेशियन द्वीपों को पार करता है और पूर्वी एशिया के पूर्वी तट से जोड़ता है। रिंग ऑफ फायर में ही 75% ज्वालामुखी शामिल है और साथ ही ये दुनिया में 80% से अधिक भूकंप भी इसी क्षेत्र में आते हैं। रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र 40,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसमें कई टेक्टोनिक प्लेट शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने अभी बताया कि रिंग ऑफ फायर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्लेटें शामिल है जो आपस में टकराती है जिसकी वजह से यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आते हैं। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर आता है? तो उन देशों का नाम है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा हो गया, रूस, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी,
इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ये कुछ प्रमुख देश है जो रिंग ऑफ फायर वाले जोन में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा आपने जापान में इसका नाम सुना होगा, यहाँ पे बार बार भूकंप और सुनामी आता है। तो देखिए जापान वाला एरिया ये है, और ये पूरा देश ही आता है रिंग ऑफ फायर वाला एरिया में। चलिए नेक्स्ट है काल्डेरा। अभी काल्डेरा क्या होता है, देखिए काल्डेरा को पृथ्वी पर सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, काल्डेरा, इसको पृथ्वी पे सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है, और ये सामान्यतः विस्फोटक प्रकृति की ही होती है, और जब ये फटती है तो नई संरचना बनाने के बजाय अपने आप में ही ढह जाते। तो देख ली यहाँ पे जैसे कि विस्फोट हुआ, तो यहाँ पे नई संरचना बनाने की जगह ये अपने आप में ही ढह जाती है, और इस प्रक्रिया के दौरान बनने वाले या धसे हुए गड्ढे को काल्डेर कहा जाता है। जैसे कोई ज्वालामुखी फटा, वो फटने की वजह कोई नई संरचना बनाने की वजह ये खुद ही गड्ढा हो जाता है, और फिर बाद में यहाँ पर बारिश की वजह से पानी भर जाता है, तो उस एरिया को काल्डेरा कहा जाता है। चलिए भू आकृति के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए भारत में, पूरी दुनिया में है ना, 3 तरह की भू आकृति होते हैं, पहाड़, पठार और मैदान। यही होता है पहाड़, पठार, मैदान। पहाड़, ये दुनिया के लगभग 27% जमीनी सतह पर पहाड़ों से ढकी हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, दुनिया का 27% जो जमीनी सतह है वो पहाड़ों से ढकी हुई है, और ये पहाड़ पृथ्वी से मीठे सतही जल का 80% तक आता है। माउंटेन फॉर्मेशन उन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं जो विभिन्न प्रकार के पहाड़ों का निर्माण के कारण बनती है। जैसे दरार, मोड़ और ज्वालामुखी गतिविधियों की प्रक्रिया से विभिन्न प्रकार के पहाड़ों का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, पहाड़ों का निर्माण कैसे होता है, कहीं पे फॉल्टिंग हो गई या मोड़ आ गया, मोड़ जैसा बन जाता है, फिर ज्वालामुखी गतिविधियां, ये सब कुछ कारण होते हैं जो पहाड़ के निर्माण में सहायक होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन ये पृथ्वी की आंतरिक गति से चट्टानों को मोड़े के कारण बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फोल्ड माउंटेन किसको कहते हैं, जो पृथ्वी में आंतरिक यानी जो प्लेटें होती हैं आपस में टकराती हैं, ये नीचे धंसने की जगह ऊपर उड़ जाती है, तो ये चट्टानों की मोड़ों के कारण बनती है, और ये लहरों जैसे पर्वत होते हैं, और इसमें कई चोटियां या घाटियां का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हमारा हिमालय को फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। फिर यूराल, एल्पस, रॉकीज, एंडीज, इन सब पर्वत का नाम आपने सुना होगा, ये सारी फोल्ड माउंटेन में आती है। नेक्स्ट है वॉल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत। ये ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण ये पर्वत बनते हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका का माउंट किलोमंजारी और जापान में माउंट फुजियामा। तो ध्यान रखिएगा, जो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो है, ये ज्वालामुखी गतिविधि से बना हुआ है, और जापान में माउंट फुजियामा, इन्हें वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। ब्लॉक पर्वत और अवशिष्ट पर्वत, इसमें अंतर क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ब्लॉक पर्वत ये तब बनते हैं जब 2 टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लॉक पर्वत का निर्माण कब होता है, जब 2 टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती है, जिससे पृथ्वी की सतह में दरारें उत्पन्न होती है, और इन दरारों के ऊपर उठे भूभाग को हॉस्ट कहते हैं। जब समांतर दरारें या भ्रंश उत्पन्न होते हैं तथा उनके बीच की भूमि ऊंची उठ सकती है, तो उसे ब्लॉक पर्वत बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब दरार होती है तो उनके बीच की जो भूमि है थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, जिससे ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। जैसे इंडिया में की बात करें तो इंडिया में विंध्य और सतपुरा ये ब्लॉक पर्वत की एग्जाम्पल है। फ्रांस का वॉसजेस है, ये भी ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। फिर जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, जहाँ इसके बीच में राइन नदी भी बहती है। ब्लैक फॉरेस्ट ये कोयले के लिए बहुत फेमस है। फिर अवशिष्ट पर्वत अपक्षय के कारण बनते हैं, जिसमें चट्टानें, मिट्टियां और खनिज समय के साथ वर्षा, हवा, तापमान आदि के कारण टूटते हैं और नष्ट होते हैं। ये ऐसे है जैसे कोई बड़ी चट्टानें धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में बदल जाए और बालू बन जाए। यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और इसमें हजारों साल या लाखों वर्ष लग सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, जिसमें जो चट्टान, मिट्टी, खनिज होते हैं वो वर्षा, हवा, टेम्परेचर ये सब के साथ टूटते हैं और नष्ट होते हैं, और धीरे धीरे एक चट्टान के रूप में इसका निर्माण करते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो अरावली, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियां जो भारत में, और स्पेन का
सियरा, सियरा पर्वत आपने नाम सुना होगा, ये स्पेन में है, ये भी अवशिष्ट पर्वत है। देखिए इंपॉर्टेंट पर्वत और वो कौन से कंट्री में, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एटलस, एटलस कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका, और कौन कौन से कंट्री इसके अंडर आते हैं, तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया इसके अंडर आते हैं। तो एटलस पर्वत कहाँ है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसका अगर एक ऑप्शन देगा तो मोरक्को में आता है। मोरक्को से लेके अल्जीरिया, ट्यूनेशिया तक फैला हुआ है। फिर नेक्स्ट है एंडीज, ये दक्षिण अमेरिका में मिलता है। एल्पस, ये युवा पर्वत है और ये स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया में पाया जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में मिलता है। फिर साउथ एल्प्स, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है पिरेनीज, ये स्पेन और जापान की सीमा बनाता है, तो ध्यान रखिएगा पिरेनीज ये पर्वत स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाता है। नेक्स्ट है कैंटाब्रियन, ये स्पेन में है। यूराल, ये रूस, एशिया और यूरोप को अलग करता है, तो ध्यान रखिएगा ये यूराल पर्वत है, ये रूस एक बड़ा कंट्री है, इसका कुछ भाग यूरोप में जाता है और कुछ भाग एशिया में आता है, तो ध्यान रखिएगा एशिया में इसका लगभग 77% एशिया में आता है और कुछ परसेंट इसका यूरोप में जाता है। तो इन दोनों को अलग करने वाला जो पर्वत है वो कौन सा है, यूराल पर्वत ही है। नेक्स्ट है हेल्पस कारपेथियन, ये यूरोप में है। फिर नेक्स्ट है स्कैंडिनेवियन, ये भी यूरोप में है। और नेक्स्ट है फिर अल्पालाचियन, ये पूर्वी अमेरिका में है, ध्यान रखिएगा ईस्ट यूएसए में ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वायुमंडल के बारे में डिटेल से कवर करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्लियर एसएससी ऑफिशियल के नाम से, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल मुफ्त है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।